हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम साइंस स्पेशल क्लास का प्रैक्टिस सेट 15 देखने वाले हैं। इससे पहले के सभी सेट आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपको सभी को पता है कि एनीमिया कैसा रोग है, एक ब्लड डिजीज है। ठीक है, हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स पाई जाती है और ब्लड सेल्स में ही पाई जाती है आरबीसी। आरबीसी क्या है? एक ब्लड सेल ही है। जब आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो हमारे खून को रेड कलर देता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, वो कौन सा है? वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। जब इस हीमोग्लोबिन की कमी हमारे ब्लड में हो जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने की क्षमता होती है, ब्लड आपको पता है कि पूरे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है, ऑक्सीजन इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? ये है हमारे ब्लड का। लेकिन जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट करने में इसकी क्षमता बहुत कम हो जाती है ना, ट्रांसपोर्ट सही से वो नहीं कर पाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ सिम्टम्स भी होते होंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? तो देखिए, जब भी एनीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा थकान होती है, उसे बहुत कमज़ोरी लगने लगती है। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, सिर दर्द होता है और अगर ये एनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बेहोशी भी हो जाती है। ठीक है, बेहोशी भी आ जाती है। तो ये खतरनाक रोग में से एक है। तो इसका जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। इसके लिए एक टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट से चेक हो जाता है कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है और उसके अनुसार ही पता चलता है कि एनीमिया रोग है या नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्रोमियम। ठीक है, आधुनिक जो चर्म शोधन उद्योग है, मतलब जो चमड़े का उद्योग होता है, वहाँ पे चमड़े को क्योंकि क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारी उसकी प्रोसेस होती है, उसके बाद ही कहीं जाके हमको चमड़ा मिल पाता है। तो इसके लिए जो भारी धातु यूज में की जाती है क्लीनिंग के लिए, वो एक विषैली होती है जिसका नाम क्या है? क्रोमियम। ठीक है, जो धातु है जो विषैली है कौन सी है? तो वो है क्रोमियम। देखिए, जो चमड़ा उद्योग है उसमें 90% चमड़ा पशु जैसे बकरी और भेड़, इन सब के खालों से बनता है। तो इनके लिए क्या करना पड़ता है? इसे टैनिंग करना पड़ता है। तो ये जो टैनिंग की प्रोसेस होती है या फिर इसे साफ करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें एक धातु प्रयोग में लाई जाती है जो कौन सी होती है? क्रोमियम होती है, जो बहुत ही विषैली होती है। नेक्स्ट, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, पराबैंगनी किरणों से। आपने बहुत सारे एग्जाम्स में देखा होगा ये क्वेश्चन। देखिए, वायुमंडल की ऊपरी परत में जो ओजोन लेयर है वो हमारी यूवी रेडिएशन से रक्षा करती है। देखिए क्या होता है, ओजोन क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो ओजोन आप सभी को पता है कि एक क्या है, ये वायुमंडलीय गैस है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के 3 एटम जब आपस में जुड़ते हैं तब ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, O3 के नाम से हम इसको जानते हैं ना, O3 इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम ओजोन का। और ये क्या है? ये वायुमंडलीय गैस है और 3 ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं तब क्या बनती है? ओजोन बन जाती है। अब देखिए, ओजोन जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो पृथ्वी की जो लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर है ना, समताप मंडल या फिर जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, वहां पर इसकी सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। और इसका मेन काम क्या है? ये जो सूर्य से आने वाली, सन से आने वाली रेडिएशन, कैसी रेडिएशन? यूवी रेडिएशन या पराबैंगनी रेडिएशन को क्या करता है? पृथ्वी तक आने से रोकता है, मतलब वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ये पृथ्वी तक ना पहुंचे। ठीक है, आपने इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि 1987 में अंटार्कटिका में एक होल मिल गया है। किसमें? ओजोन लेयर का एक होल मिला है, जिसके कारण 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
चलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ से और मुझे याद आ गया, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है इसमें कमी किसके कारण हो रही है, या ओजोन का विनाश किस पदार्थ के कारण हो रहा है। तो CFC के कारण, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है, इसके उत्पादन और उपयोग के कारण सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, ओजोन परत का नाश हो रहा है या फिर विनाश हो रहा है। तो अगर हम ओजोन परत को सेफ रखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा तो हम CFC का उपयोग बहुत कम मात्रा में करते हैं। CFC कहाँ मिलती है, ज्यादातर जो ठंडी जगह है, ठंडी चीजों को जो हम यूज करते हैं उनमें मिलती है CFC, है ना, जैसे AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब में ये मिलती है। तो अगर हम इसका कम से कम इस्तेमाल करें तो हमारी ओजोन परत जो है वो कैसी रहेगी, सेफ रहेगी, और वो हमें बचाएगी किससे, पराबैंगनी किरणों से या UV रेडिएशन से। नेक्स्ट है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकिल की मिश्र धातुओं से आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं। देखिए जो शक्तिशाली चुंबक अब बनने लगे हैं, पहले तो ये कहा जाता था कि लोहे से, लोहा ही सबसे करीब होता है चुंबक के, देन उसी से रिलेटेड बनता होगा, लेकिन जो शक्तिशाली चुंबक है वो किससे बनती है, तो इसे याद रखने का तरीका है अल्निको, अल्निको, ठीक है। Al का मतलब है एल्यूमिनियम, नी का मतलब है निकिल, और को का मतलब है कोबाल्ट। तो अल्निको से बनती है क्या, शक्तिशाली चुंबक। इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है उसका परसेंट होता है 8 से 12%, ठीक है। जो निकिल होता है, निकिल का परसेंट होता है 15 से 26%, और जो उसके बाद कोबाल्ट का परसेंट है वो है 5 से 24%, ठीक है, 5 से 24%, और बाकी जितना बचा वो अन्य एलिमेंट इसमें मिलाए जाते हैं। पर जो मेन 3 एलिमेंट है वो यही है, और ये 3 एलिमेंट जो मिलकर अलॉय बनाते हैं या मिश्र धातु बनाते हैं वही क्या होती है, चुंबक होती है, एक शक्तिशाली चुंबक। तो आपको याद रखना है किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, अल्निको से आप आसानी से याद रख सकते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से हैं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा C, लाल, नीला, हरा, ठीक है। फोटोग्राफी में जो मुख्य रंग होते हैं, ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो लाल, नीला, हरा, देखिए जितने भी रंग अगर बनते हैं, दुनिया के जितने भी रंग है, तो वो इन्हीं तीनों रंगों को, मतलब मेन अगर आप मुख्य रंग कहेंगे तो वो यही 3 रंग है जिन्हें मिला मिलाकर नए नए कलर बनाए जाते हैं। तो आपको ये 3 रंग बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि रेड, ब्लू और ग्रीन, ये RBG के नाम से भी इसको याद करते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, जिसे फोटोग्राफी में हम प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा D, सरसों, ठीक है। सरसों कैसा होता है, द्विलिंगी फ्लावर होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा कोई फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट अगर प्रेजेंट है तो ये फ्लावर क्या कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाएगा। लेकिन अगर जैसे एक लिंगी पुष्प कई बार पूछ लिया जाता है तो उसमें क्या होता है, किसी एक फ्लावर में सिर्फ एक ही पार्ट, मतलब या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, तो कोई एक ही प्रेजेंट होगा तो एक लिंगी, और जबकि जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं वो फ्लावर क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी। जैसे अगर आप सरसों का फ्लावर देखेंगे तो उसमें आपको मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट दिख जाएंगे। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B, 72 बार, ठीक है। किसी एडल्ट व्यक्ति का अगर हम देखना चाहें कि 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 बार, ठीक है। अब देखिए जो पूरे जीवन काल में अगर हम देखें तो 2.5 बिलियन बार धड़कता है, ठीक है, पूरे जीवन काल में देखा जाए। लेकिन देखिए क्या होता है इसमें कि जब व्यक्ति सोता है तो उस वक्त हमारी जो धड़कनें हैं वो धीमी हो जाती है, जबकि अगर हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी धड़कन बढ़ जाती है। तो इसीलिए धड़कन को गिनने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है, मतलब हम एकदम से नहीं कह सकते कि कितनी धड़कन 1 मिनट में आएगी। सोते टाइम लेंगे तो कम आएगी, व्यायाम करते या एक्सरसाइज करते टाइम लेंगे तो ज्यादा आएगी। तो इसीलिए इसे गिनने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है, पर यह कहा गया है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा B, घनत्व या डेंसिटी को मापने के लिए हम यूज किसका करते हैं, पिक्नोमीटर का। देखिए पिक्नोमीटर कहाँ यूज होता है, तो लेबोरेटरी में या लैब्स में यूज होने वाली एक डिवाइस है जो किसकी माप करती है, डेंसिटी को मेजर करती है। आपको याद रखना है, घनत्व या डेंसिटी को ये क्या करती है, मेजर करती है। देखिए जो गैस पिक्नोमीटर है इसे कभी कभी हीलियम पिक्नोमीटर भी कहा जाता है, कई बार हीलियम पिक्नोमीटर के नाम से भी ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना है।
हीरे की चमक का कारण क्या है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है उसके कारण ही हीरे की चमक दिखाई देती है। देखिए जब कोई हीरा होता है, हीरे के माध्यम से कोई प्रकाश अगर गुजरता है तो कभी कभी ये प्रकाश बिखर जाता है और खंडित हो जाता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है, चमकता है। ठीक है, हीरा क्या है, हीरा कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, और ये शुद्ध हीरा चमकीला नहीं होता, जो एकदम प्योर हीरा होता है वो चमकीला नहीं होता, हम उसे तराशते हैं, मतलब उसे तराशने के बाद चमकीला बनाया जाता है। ठीक है, जो शुद्ध हीरा है वो चमकीला नहीं होता, उसे तराशने के बाद क्या किया जाता है, चमकीला बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है हीरे की चमक का कारण क्या है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ठीक है, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, केशिकीय घटना के कारण। ठीक है, केशिकीय या केशिकत्व कहते हैं हम इसको। इसके कारण क्या होता है, लैंप की बत्ती से तेल ऊपर की ओर उठने लगता है। देखिए जो केश नली के द्रव में ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, केशिकत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, केशिकत्व, कैपिलरी या केशिकत्व के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए एकदम बारीक पतली जो एकदम केश नली होती है जिससे द्रव क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तो इसके साइज पे भी डिपेंड करता है, अगर ये मोटी है तो द्रव धीरे चढ़ेगा या कम चढ़ेगा या नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन अगर एकदम पतली केशिका ली जाएगी, केश नली ली जाएगी तो जो द्रव होता है वो बहुत तेजी से ऊपर चढ़ता है। तो लैंप की जो बत्ती है उसमें तेल बिल्कुल इसी प्रोसेस से, यानी कि केशिकीय घटना या केशिकत्व के कारण या कैपिलरिटी के कारण ये पॉसिबल हो पाता है। यहीं पे दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? ठीक है, मतलब एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड है। अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी? आपको कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।